Welcome, friends, to Insolvency and Bankruptcy Code 2016. This topic is hijacking the Winding Up of Companies Act, which was there for 8 marks always in exams. Now, this topic is going to hijack that particular topic. क्योंकि 10 नंबर में जो आपको मैंडेटरी कर दिया गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, तो बट नेचुरल है कि बाकी किसी टॉपिक पर ये अटैक करने वाला नहीं है. इसका जो इक्विवेलेंट टॉपिक कंपनीज एक्ट में वाइंडिंग अप का है उस पर ये अटैक करेगा. तो अब आप वाइंडिंग अप की तरफ से थोड़े से बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि आपसे जो भी पूछा जाना है वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में ही पूछा जाना है. हालांकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी बैंक्रप्सी एंड वाइंडिंग अप, बैंक्रप्सी कोड और वाइंडिंग अप के बीच में जो डिस्पैरिटी बैठ रही है कोर्स में, उसका क्या करना है उसका क्लैरिफिकेशन आना बाकी है. क्योंकि वाइंडिंग अप प्रोसेस पूरी की पूरी रखना अब किसी मायने नहीं रखता, क्योंकि पिटीशन के फाइल करने का तरीका बदल गया है और रिजोल्यूशन का तरीका बदल गया है. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भले ही सेम है, लेकिन तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग हो गया है. तो मैं नहीं समझता कि वाइंडिंग अप में आज सच अब कुछ इम्पोर्टेंट बचा है इस पर्टिकुलर कोड के आने के बाद. तो हम इस कोड की चर्चा पहले करें. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, इसका नाम एक्ट क्यों नहीं रखा, इसका नाम कोड क्यों रखा, तो मैं बोलूँगा कि इंडिया है, हम कुछ चीज़ें जो हैं वो फैशन में आके भी करते हैं. जैसे हम डायरेक्ट टैक्स को भी आजकल बोल रहे हैं डायरेक्ट टैक्स कोड, और जो नया आने वाला था अभी तक तो आया नहीं. तो ये जो नए एक्ट्स लाए जा रहे हैं इनमें एक फैशन से चला दिया गया है कि दीज आर ऑल व्हाट codes. Why they have been treated as codes? Code का मतलब होता है numerous provisions at one place. Code का मतलब होता है एक अपने आप में एक ऐसा लॉ जो बाकी सारे एक्ट से कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज्ड हो. आप पर्सन हो, आप बॉडी कॉरपोरेट हो, आप कंपनी हो, आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो, आपके सपने अपने अपने इंडिविजुअल एक्ट्स हैं जिनके अंदर आप हैं. लेकिन जब आपकी इंसॉल्वेंसी आने वाली होगी या बैंक्रप्सी आने वाली होगी तो वो सारे एक्ट्स आपको डायरेक्ट कर देंगे कि भैया इंडिया में इंसॉल्वेंसी के लिए एक ही एक्ट बना है जिसको हमने बोल दिया गया है कि है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. अब आप बोलोगे सर आप इसको कोड भी बोल रहे हो, आप इसको एक्ट भी बोल रहे हो, और आप इसको कोड कैसे बोल सकते हो, ये तो एक्ट है. मैं क्या बोल रहा हूँ, उसकी प्रीएम्बल जाके देखो, उस प्रीएम्बल में लिखा हुआ दिस इज एन एक्ट. बताइए, नाम है ऊपर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. मैं आधे घंटे की स्पीच भी दे दूं आपको कि ये कोड क्यों है और ये एक्ट क्यों नहीं है और एक्ट में क्या होता है और कोड में क्या होता है. उसके बाद जब मैं प्रीएम्बल पे आऊँगा तो प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ दिस इज एन एक्ट. अब जब प्रीएम्बल ही कह रही हो कि दिस इज एन एक्ट, तो फिर अब आप समझ जाओ कि इस कोड और एक्ट का कितना वेटेज है. हमारे भारत में हम इसे कोड कह दें या हम इसे एक्ट कह दें, हमारा प्रिंसिपल, हमारा जो प्रीएम्बल है वो खुद ही कहता है दिस इज एन एक्ट. अब मैं क्या बोलूँ उसमें. अब मैं आपको आधे घंटे की स्पीच भी दे दूँ कि कोड क्या है और एक्ट क्या है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस, और हमको कोई उस इतिहास में जाने की ज़रूरत भी नहीं है. सीधी सी बात है यार, जिस किसी की भी इंसॉल्वेंसी होगी उसको इस कोड को फॉलो करना है. कोड मीन्स हमारे यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट कंपाइलेशन. हमारे इंस्टीट्यूट ने कोड ऑफ कंडक्ट निकाल के रखा ना हमारे लिए, वो क्या है, कंपाइलेशन ऑफ डूज एंड डोंट्स अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट. तो दिस इज ऑल्सो डूज एंड डोंट्स रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फॉर ऑल द एक्ट्स. दिस इज अ सप्लीमेंट्री एक्ट, additional act which will give support to every person whenever he is in insolvency. That's why its name has been Code Vyavhar. Now, enough on code and act
एंड आई डोंट थिंक दैट इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जब प्रीएम्बल नहीं कह दिया दिस इज एन एक्ट, तो मैं क्या बोलूँगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस पर्टिकुलर कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी code. What exactly this code is all about? नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016. फाइन. सबसे पहली बात, what we mean by the word insolvency and what we mean by the word bankruptcy, and two more words are with us यार. Winding up, liquidation, dissolution, ये सारे वर्ड्स एक दूसरे में घुसे हुए हैं. इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, ये सब हैं क्या? तो बॉस ऐसा है, जब एक बंदे के पास असेट्स होती हैं, when a particular person has assets, he is known as solvent. He is able to discharge all his liability. He will be said to be a solvent. I am a solvent. You are a solvent. Because we have enough assets to pay out our liability. So what is that insolvency? Insolvency means your liabilities are too high and your assets are too low. Your liabilities are not enough to pay out your assets. That situation in itself is known as what? Insolvency. अब आप मेरे पास आओगे और कहोगे कि सर पैसा दो. मैं बोलूँगा यार मैं इंसॉल्वेंट हो रहा हूँ, मैं आपका पैसा नहीं दे पाऊँगा. तो सामने वाला क्या बोलेगा? हम नहीं मानते, हम नहीं मानते कि आप इंसॉल्वेंट हो रहे हो. भाई साहब मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं इंसॉल्वेंट हो रहा हूं? मेरी अवस्था देखो, मेरी स्टेज देखो. माई ऑल एसेट्स आर लेस, माई ऑल लाइबिलिटीज आर मोर 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 देन माई एसेट्स. हाउ आई कैन रीपे? आई एम गेटिंग इंसॉल्वेंट डियर. नोबडी विल बिलीव ऑन यू. हर तीसरा आदमी उठ के कह देगा साहब मैं इंसॉल्वेंट हूं. ऐसे थोड़ी इंसॉल्वेंट मान लेंगे. कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, निर्णायक, ये न कह दे कि हाँ भैया ये इंसॉल्वेंट है, तब तक बंसा इंसॉल्वेंट कहलाएगा ही नहीं. तो फिर इसका मेरे द्वारा डिक्लेरेशन किया जाना कि मैं क्या हूं, इंसॉल्वेंट, कोई मायने ही नहीं रखता. कोई पूछने वाला नहीं, कोई समझने ही वाला नहीं कि मैं इंसॉल्वेंट. जब तक इस बात का लीगल डिक्लेरेशन नहीं हो जाता कि मैं इंसॉल्वेंट हो चुका हूं, तब तक कोई इंसॉल्वेंट मानने वाला नहीं है. और एक बात ध्यान रखिए, इनफॉर्मल में तो मैं बोल रहा हूं कि साहब ये बंदा इंसॉल्वेंट हो चुका है, लेकिन उस बंदे के इंसॉल्वेंट कह देने से दुनिया इंसॉल्वेंट मानने वाली नहीं है. तो उसका एक लीगल डिक्लेरेशन करवाना पड़ेगा कि ये इंसॉल्वेंट है या नहीं है. और जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको लीगली इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगी तो वो कहलाएगा बैंकरप्ट. So, bankruptcy is nothing but a legal declaration that entity cannot repay the debt. And when an individual got bankrupt, he will be called bankrupt. And when a company got bankruptcy, कंपनी की बैंकरप्सी आ जाती है, तो फिर बोलते हैं भी इस कंपनी की बैंकरप्सी आ गई तो इसको अब रखने का क्या मतलब है? लेट अस वाइंड अप दिस कंपनी. तो अब इस कंपनी को क्या कर ले? वाइंडिंग अप कर ले. वाइंडिंग अप मीन्स ट्रिगरिंग द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेटिंग ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. सो वाइंडिंग अप प्रोसेस means what? Liquidation process. And when liquidation process ends, that comes what? Dissolution of the company. बहुत सारे लोग ये बोलते हुए मिलते हैं कि यार इंसॉल्वेंसी वर्ड जो है वो इंडिविजुअल के लिए यूज़ किया जाता है और बैंकरप्सी वर्ड जो है वो कॉर्पोरेट्स के लिए यूज़ किया जाता है. बहुत सी किताबें बोलती हैं कि इंसॉल्वेंसी जो है वो एक स्टेज है, जबकि बैंकरप्सी एक डेस्टिनेशन है. तो
बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि साहब इंसॉल्वेंसी अगर एक प्रोसीजर है तो बैंक्रप्सी उसका डेस्टिनेशन है, और बैंक्रप्सी से ही वाइंडिंग अप शुरू होता है, और वाइंडिंग अप से ही डिसोल्यूशन शुरू होता है। हाँ, कंपनी के केस में ही मैं मान सकता हूँ। कंपनी के केस में पहले इंसॉल्वेंसी की स्टेज आएगी, फिर कंपनी को लीगली डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये क्या हो गई है, बैंकरप्ट। उसके बाद उसकी वाइंडिंग अप प्रोसेस शुरू हो जाएगी, लिक्विडेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी, और फिर उसका आखिरी में क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन। हमारा पूरा एक्ट ही इसी के ऊपर बेस्ड है कि सबसे पहले इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन आएगी, उसके बाद बैंकरप्सी डिक्लेयर होगी, उसके बाद वाइंडिंग अप प्रोसेस चालू हो जाएगी, और फिर आखिरी में उसका क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन। तो कहने का मतलब एक इंडिविजुअल के केस में वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन तो होगा नहीं। एक इंडिविजुअल कहाँ तक रुक जाएगा, इंसॉल्वेंसी होगी और बैंकरप्सी हो जाएगी, दैट्स इट। उसके ऊपर रिसीवर बैठ जाएगा, वो रिसीवर उसकी सारी एसेट्स लाइबिलिटीज़ को कर देगा, एंड देन ही विल बिकम डिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट भी दो तरीके होते हैं, अनडिस्चार्ज एंड डिस्चार्ज। तो इंडिविजुअल के केस में वो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी में कन्वर्ट होगी, और बैंकरप्सी कन्वर्ट होने के बाद वो बंदा डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो जाएगा। जबकि कंपनी में क्या होगा, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी में कन्वर्ट होगी, और बैंकरप्सी से वाइंडिंग अप होगा, और वाइंडिंग अप प्रोसेस जब कंप्लीट होगी देन इट विल बी डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, नथिंग एल्स। नाउ अब साहब बंदा बोल रहा है कि मेरी एसेट्स मेरी लाइबिलिटीज से बहुत कम है, और मैं क्या होने जा रहा हूं, इंसॉल्वेंट होने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू गेट इंसॉल्वेंट। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जाके अप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास अप्लाई करना पड़ेगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है, आगे पढ़ेंगे कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है। ओके तो इंडिया में इस कोड को लाने की ज़रूरत क्या थी? सर हमारे यहाँ क्या था कि बहुत सारे एक्ट थे, कुल 13 एक्ट थे जो अलग अलग रूप से जो है इंसॉल्वेंसी की बात करते थे, अलग अलग पर्सन के लिए। तो हमने कहा यार ये अलग अलग एक्ट्स में जो अलग अलग पर्सन्स की इंसॉल्वेंसी की बात की गई है, इन सबको जरा एक जगह ला के रख दिया जाए। तो हमने कुछ नहीं किया, हर एक्ट में से इंसॉल्वेंसी वाले प्रोविजंस को उठाकर एक पर्टिकुलर एक्ट बना दिया और उसका नाम दे दिया कोड। दैट्स वाई वी से दैट इट इज अ कोड। दो द वर्ड कोड is used in the short title, but the preamble of the act, what says the preamble of the act? Preamble says that this is an act, and according to preamble this act is brought with following objectives. ये act following objectives के साथ आया to consolidate and amend the law relating to reorganization and insolvency resolution. Now, important is to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution. What we mean by reorganization and insolvency resolution? जब एक बंदा इंसॉल्वेंट होता है, इंसॉल्वेंसी की स्टेज पे होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंसॉल्वेंट होने के बाद बैंकरप्ट हो ही जाए। इंसॉल्वेंसी की दो अवस्थाएं होती हैं, आई मस्ट टेल यू। इंसॉल्वेंसी की दो अवस्थाएं होती हैं। अगर एक बंदा इंसॉल्वेंट है और अगर वो कुछ अपने बिजनेस को रीऑर्गेनाइज करता है, अपने बिजनेस को तरीके से चलाता है, कुछ मेजर्स लेता है और उस इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया से, स्टेज से बाहर आ जाता है और वापस से क्या हो जाता है, सॉल्वेंट, तो हम कहते हैं कि इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व हो गई। और अगर वो इंसॉल्वेंसी की स्टेज में है लेकिन उसकी इंसॉल्वेंसी एड्रेस नहीं हो पाई और अल्टीमेटली उसका कुछ नहीं हो सकता सिवाय कि बिजनेस बंद होने के, तो हम कहेंगे यार नाउ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। सो मेक इट श्योर
कि अगर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो मेक इट श्योर कि इसको अब क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। यानी इंसॉल्वेंसी होते ही पहले इंसॉल्वेंसी का रिजोल्यूशन करने की कोशिश की जाएगी। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन पास हो गया तो बंदा वापस सॉल्वेंट हो जाएगा। अगर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन फेल हो गया तो बंदा बैंकक्रप्ट हो जाएगा। दैट इज द बेसिक पॉइंट व्हाई दिस एक्ट हैड बीन केम इनटू फोर्स। ये एक्ट इसलिए लाया गया क्योंकि ये एक्ट चाहता है कि ये एक तो सारे बैंकरप्सी के जितने भी प्रोविजन अलग अलग एक्ट में दिए हैं उनको कंसोलिडेट करें। उसके बाद किन लॉज को कंसोलिडेट करें, जो रीऑर्गेनाइजेशन और इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन की बात करते हैं अलग अलग एक्ट्स में कि इंसॉल्वेंसी को कैसे रिजॉल्व किया जाए, चाहे फिर वो कॉरपोरेट पर्सन्स हो, चाहे फिर वो पार्टनरशिप फर्म्स हो, चाहे फिर वो इंडिविजुअल्स। मैंने 3 लोगों की बात की है, कॉरपोरेट पर्सन्स, पार्टनरशिप फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स। कॉरपोरेट पर्सन्स में कौन आएंगे अपन देखेंगे। चाहे कॉरपोरेट पर्सन्स हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे इंडिविजुअल हो, इनकी इंसॉल्वेंसी एक टाइम बाउंड मैनर में मैक्सिमम वैल्यूएशन ऑफ असेट्स करवाते हुए रिजॉल्व हो। ये इस एक्ट का सबसे पहला मुद्दा है। क्या मुद्दा है इस एक्ट का सबसे पहला? कि सर हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं और अमेंड करना चाहते हैं जितने भी लॉज हैं, चाहे वो रीऑर्गेनाइजेशन या रिजोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी से रिलेट करते हैं। जो इंसॉल्वेंसी किससे रिलेटेड हो, कॉरपोरेट पर्सन से रिलेटेड हो, जो इंसॉल्वेंसी पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड हो, जो इंसॉल्वेंसी इंडिविजुअल से रिलेटेड हो, और ये इंसॉल्वेंसी का रिजोल्यूशन हम एक टाइम बाउंड मैनर में करना चाहते हैं और साथ में ये भी चाहते हैं कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ असेट ऑफ सच पर्सन हो जाए। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट duty. The second objective is to promote the entrepreneurship. आदमी लाइबिलिटीज से घबरा के भागे ना, मैदान छोड़कर ना भागे, अपने आप में एंटरप्रेन्योरशिप जगाएं, अपने आप के इनको इंसॉल्वेंसी के रिजोल्यूशन में लाएं, इंसॉल्वेंसी से बाहर निकलें, वापस बिजनेस करें। हम यहां मारने के लिए नहीं बैठेंगे, ला तेरी लाइबिलिटी जो है वो एसेट से ऊपर हो गई, चल तू निपट। नो। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमी बनो यार, ऐसे क्या रणछोड़दास बन के निकल लिए। प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप। तीसरा ऑब्जेक्टिव, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। अब जो बंदा इंसॉल्वेंसी की प्रोसीजर में उसमें एंटरप्रेन्योरशिप जगा दी आपने, एंटरप्रेन्योरशिप जगाने के बाद ये सुनिश्चित करना कि उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट और बैलेंस है जिनसे इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट फुलफिल हो जाएंगे, और जरूरत पड़ी तो उनके पेमेंट की प्रायोरिटी को क्या कर दिया जाएगा, चेंज, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स बना के, कि पहले किन का पेमेंट होगा, फिर किन का पेमेंट होगा, फिर किन का पेमेंट होगा, एक ऑर्डर बना देंगे हम। एक मिनट व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? सर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है इस एक्ट का कि जितने भी सारे एक्ट हैं, जितने भी सारे पर्सन्स के लिए इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड, उन सबको मैं क्या करूं, कंसोलिडेट करूं और अमेंड करूं अगर उनमें कोई गलती है तो, ताकि एक रिजोल्यूशन प्रोसीजर आ जाए इंसॉल्वेंसी की और वो बड़ी टाइम बाउंड रहे, साथ में वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ असेट्स करे, साथ में आदमी में एंटरप्रेन्योरशिप जगाए, साथ में अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एंड क्रेडिट बैलेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड बैलेंसेस रखे ताकि लोगों का पेमेंट करवाया जा सके, उनके ऑर्डर फिक्स किए जा सके, एंड एक ऐसे अथॉरिटी की स्थापना की जाए जो इस एक्ट को रेगुलेट कर सके और इंसॉल्वेंसी के मैटर्स को एड्रेस कर सके, और इसलिए उन्होंने स्थापना की BBI, IBBI,
that is called Insolvency and Bankruptcy Board of India, IBBI. Don't interpret it in any other manner. So what is this IBBI? That is Insolvency and Bankruptcy Board of India, to resolve all these matters. तो यार सर ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? वेरी सिंपल, कंसोलिडेट. मैं यहाँ पीछे कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिखा रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि क्या है फिर आप वहाँ घूम जाते हो. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? कंसोलिडेट एंड अमेंड वेरियस लॉज relating to reorganization and resolution of insolvency of a corporate person or of a partnership firm or of an individual, that too in a time bound manner, that too for maximization of the value of assets, that too to promote the entrepreneurship, that too to availability of credit and balances for the settlement of all the liabilities of all the stakeholders, and that too for any alteration in order of priority of payments of government dues and others. And what is? And to establish IBBI, that is Insolvency and Bankruptcy Board of India. By this way this act had been came out. ये act इस particular object के साथ आया था. So that is known as what objective of the act. Nobody is going to ask you what is objective of the act. क्या मतलब है objective of the act पूछने से, और अगर पूछते भी हैं तो लिख देना. That is an act in is that according to preamble, this an act is brought with the following objective: consolidate and amend the laws relating to reorganization and resolution of insolvency of body corporate persons, partnership firms and individual in a time bound manner for maximization of assets, to promote entrepreneurship so as to have an availability of credit and balances for the interest of all the stakeholders, and if necessary amend the orders of the repayment to government dues and other dues, and creation of IBBI, that is called Insolvency and Bankruptcy Board of India. That is known as objective of this code. Now important is कि ये कोड आप लेकर के आए, बहुत अच्छी बात है, कोड लेकर आ रहे हैं. इस कोड की एप्लीकेबिलिटी किस किस पे है? मैंने आपको अभी प्रीएम्बल जो था उसी में बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्या है. तो मैंने उसमें बोला था कॉर्पोरेट पर्सन्स, इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप. नाउ दे आर डिफाइनिंग इट. क्या डिफाइन करते हैं? आइए देखते हैं. Which persons are entitled and which persons or entities are governed by this act? कौन से persons हैं और कौन सी entities हैं जो इस act से govern होंगे? तो सर इस act से govern होने वाले थे corporate persons 1, individual 2 और partnership 3. ऐसा preamble में लिखा था. अब corporate person को उन्होंने खोल दिया. The provisions of this code shall be applied in relation to insolvency, liquidation, voluntary liquidation or bankruptcy as the case may be for following person. अगर मैं कोड की मानूं तो उसने बोला इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वॉल्यूंटरी लिक्विडेशन एंड बैंक्रप्सी एज द केस में बी ऑफ द फॉलोइंग. वो खुद भी नहीं बता रहा है कि किसके लिए क्या. जिस जिसके केस में जो जो लगता हो लगा लो. चलो अब लगा के देखते हैं. कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट इंसॉल्वेंसी की स्टेज में आएगी, लिक्विडेशन की तरफ जाएगी. और लिक्विडेशन दो तरीके के हो सकते हैं, नॉर्मल लिक्विडेशन, एक वॉल्यूंटरी लिक्विडेशन. सो इंसॉल्वेंसी की तरफ आएगी, रेजोल्यूशन नहीं हुआ तो बैंकरप्ट होगी, बैंकरप्ट हुई तो
उसके बाद लिक्विडेशन की प्रोसेस में आएगी और लिक्विडेशन के बाद उसका क्या हो जाएगा, डिसॉल्यूशन। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वॉल्यूंटरी लिक्विडेशन और बैंक्रप्सी जैसा भी केस हो, मतलब ये चारों स्टेज में डील कर रही है। इंसॉल्वेंसी में भी डील करती है, लिक्विडेशन ऑफ द एंटिटी में डील कर रही है, वॉल्यूंटरी लिक्विडेशन ऑफ द एंटिटी में भी डील कर रही है, बैंक्रप्सी में भी डील कर रही है। हालांकि बैंक्रप्सी इज व्हाट, लीगल डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। देयर इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्सेप्ट दैट्स अ लीगल डिक्लेरेशन ऑफ insolvency is known as what, bankruptcy. And after that bankruptcy there will be triggering of what, liquidation or voluntary liquidation, whatever the case is. Now किस किस को एड्रेस कर रहे हो सब आप? कंपनी को एड्रेस कर रहे हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 में थी, और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी कंपनीज एक्ट 1913 में भी अगर आप थे तो भी, कंपनीज एक्ट 1956 में भी आप थे तो भी, और कंपनीज एक्ट 2013 में भी आप हो तो भी, आप किसी भी कंपनीज एक्ट में थे, आपको प्रीवियस लॉ में भी थे तो यू आर कवर्ड। एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ऐसी कोई कंपनी जो स्पेशल एक्ट से गवर्न हो रही हो, उसका भी ये लाइन वाइंडिंग अप, लिक्विड, उसका भी इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वॉल्यूंटरी लिक्विडेशन और बैंक्रप्सी यहीं से गवर्न होगी जब तक कि उस एक्ट के कोई स्पेशल प्रोविजंस ना हो। लेकिन कंपनीज एक्ट के अंदर तो साफ बोल दिया गया कि इसके कुछ भी प्रोविजन इससे मतलब नहीं, कंपनी का तो सब कुछ यहीं होगा। अदर कंपनी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट के केस में उसका स्पेशल एक्ट कुछ और नहीं बोलता है तो ये एक्ट लगेगा, और उसका स्पेशल एक्ट कुछ और बोलता है तो वो लगेगा। एनी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड अंडर LLP एक्ट 2008 LLP एक्ट में जो भी आया वो यहाँ कवर्ड है। कंपनीज एक्ट 2013 में जो भी आया वो यहाँ कवर्ड है, यानी कंपनीज एक्ट कुछ भी कहे नहीं मानेंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट कुछ भी कहे नहीं मानेंगे। लेकिन स्पेशल एक्ट के अंदर अगर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है और वो स्पेशल एक्ट कुछ कहेगा तो मानेंगे। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जाके आके स्पेशली बोल देता है कि वाइंडिंग अप ऐसे होगा, तो फिर वैसे होगा, फिर ऐसे नहीं होगा। सच अदर बॉडी कॉर्पोरेट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कर दे कि इसके ऊपर भी लगेगी, और उसके बाद पार्टनरशिप फर्म्स और इंडिविजुअल्स के इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वॉल्यूंटरी लिक्विडेशन और बैंक्रप्सी पे लगेगी। तो एज द केस में भी मैं पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल तो की तो बेचारे का सिर्फ इंसॉल्वेंसी होगी और बैंक्रप्सी होगी, दैट्स इट। वहाँ कोई लिक्विडेशन और वॉल्यूंटरी लिक्विडेशन तो होता नहीं। तो भैया ये किस किस पे लगेगी? सर ये पहली बात कंपनीज पे लगेगी, चाहे कंपनीज एक्ट कुछ भी कहे। LLP पे लगेंगी, चाहे LLP एक्ट कुछ भी कहे। स्पेशल कंपनीज जो स्पेशल एक्ट से गवर्न होती है उनके ऊपर तब तक लगेगी जब तक उनका स्पेशल एक्ट कुछ और ना कहे। अदर बॉडी कॉर्पोरेट पे तब लगेगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट कहे। और पार्टनरशिप फॉर इंडिविजुअल की कोई सुनी नहीं जाएगी, उनके ऊपर तो सीधे ये एक्ट लगेगा। तो चार मजबूर जिनके ऊपर ये एक्ट लगना ही है वो हो गई कंपनी, LLP, पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल। इसके बाद ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे वो भी मजबूर। बस एक ही राजा है इस एक्ट में, स्पेशल एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी, वो भी तब जब उसका स्पेशल एक्ट कुछ और बोलता हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई ऑब्जेक्टिव भी हमने पढ़ लिया, कौन कौन सी एंटिटी जो है वो गवर्न करती हैं इसको वो भी हमने पढ़ लिया। तो भैया इंडिविजुअल सबसे पहले लो, पार्टनरशिप फर्म दूसरा लो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप तीसरा लो, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट चौथा लो, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन स्पेशल एक्ट पांचवा लो, अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो है जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी वो भी यहाँ आएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास कितने लोग हो गए? 6। सबसे पहले इंडिविजुअल, दूसरा पार्टनरशिप, तीसरा कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट, चौथा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अंडर लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट, पांचवा एनी अदर कंपनी विच इज गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट, छठा ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देगी? नोटिफाई। ये एक्ट उनके ऊपर लगेगा, उनके अलावा ये किसी पे नहीं लगेगा।
कोऑपरेटिव सोसाइटी पे नहीं। क्यों? कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट की अपनी डेफिनेशंस हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो खैर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस दिन बोल दिया उस दिन लग जाएगा। अभी नहीं लगेगा। ओके। सर, बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी के लिए पहले भी तो बहुत सारे लॉ होंगे दादा। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 2 एक्ट तो रिपील हो गए। एक बहुत पुराना एक्ट अंग्रेज़ों के ज़माने का था। 2 पुराने एक्ट जो अंग्रेज़ों के ज़माने के थे, एक था प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट और दूसरा था प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। ये 2 एक्ट अंग्रेज़ों के ज़माने के थे जिनको बाहर कर दिया गया, और 11 और लॉ थे कंपनीज एक्ट 2013 को मिलाते हुए, वो अमेंड हो जाएंगे इस एक्ट के आने के बाद। तो भारत में ये एक्ट आने के पहले इंसॉल्वेंसी कैसे डील होती थी? कुल 13 एक्ट थे जो इंसॉल्वेंसी डील करते थे, और वो 13 एक्ट एक जगह कंसोलिडेट हो गए। 2 तो रिपील हो गए, 11 को कंसोलिडेट कर दिया गया। फिर भी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी को डील करने के लिए थे सिका, दैट इज कॉल्ड सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। एक बेहतरीन एक्ट था RDDBFIA, जिसे कहा जाता था रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993, जिसके पावर्स थोड़े से कम थे, तो फिर हम लेके आए थे सरफाइजी एक्ट, दैट इज सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 अपना तो कहता ही था, और इतने सारे एक्ट थे और भी जो इंडिविजुअल्स पे लगते थे, पार्टनरशिप फर्म्स पे लगते थे। पार्टनरशिप एक्ट खुद इंसॉल्वेंसी के बारे में बात करता था, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट इंसॉल्वेंसी के बारे में बात करता था। हर एक्ट कहीं ना कहीं इंसॉल्वेंसी के बारे में बात करता था। तो ऐसे 11 एक्ट हैं अलग अलग एंटिटीज़ को गवर्न करने वाले, जो अमेंड हो जाएंगे किसके बाद? इस पर्टिकुलर एक्ट के आने के बाद। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बॉस, अब तक हमने क्या पढ़ा? इंसॉल्वेंसी क्या है, स्टेज, बैंक्रप्सी क्या है, लीगल डिक्लेरेशन ऑफ दिस स्टेज, वाइंडिंग अप क्या है, कंपनी जब इस बैंक्रप्सी की स्टेज पे पहुंच जाती है तो उसका क्या चालू कर देते हैं? वाइंडिंग अप। लिक्विडेशन क्या है? वाइंडिंग अप का सिनोनिम है। डिसोल्यूशन क्या है? जब वाइंडिंग अप खत्म हो जाता है तो हम उस कंपनी को क्या कर देते हैं? डिसॉल्व। ओके। ये बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड 2016 क्यों लाया गया? विद एन ऑब्जेक्ट to reorganize, with an object to consolidate and amend all the laws relating to reorganization and resolution of insolvency of corporate persons, individuals and partnership firm, so as to finish this insolvency proceedings within a very good time bound manner by maximizing the assets, by promoting the entrepreneurship, to ensure that there must be funds to serve interest of all the stakeholders, and to reorder the preference of dues to be repaid, and to create IBBI, that is Insolvency and Bankruptcy Board of India. That was its objective. Then came, किस पर लगेगा? वेरी सिंपल, कंपनी पे लगेगा, LLP पे लगेगा। शुरू से चालू करते हैं। किस पर लगेगा? छोटा आदमी, प्रोप्राइटर, उससे बड़ा पार्टनर, उससे बड़ी कंपनी, उससे बड़ी स्पेशल एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, उसके बाद
सेंट्रल गवर्नमेंट जिस बॉडी कॉर्पोरेट को बोल दे उसके ऊपर। तो और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अपने ये तो है ही। फिर से ऑर्डर बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग समझ लो। पहला इंडिविजुअल, दूसरा पार्टनरशिप, उससे बड़ा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये पता छोड़ दिया था, उससे बड़ा कंपनी, उससे बड़ी कंपनी अंडर स्पेशल स्टेट्यूट, उससे बड़ा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर दे, बॉडी कॉर्पोरेट बोल दे कि ये यहीं से होगा, उनके ऊपर ये लॉ अप्लीकेबल हो जाएगा। इस लॉ ने आगे क्या किया, 11 लॉ अमेंड किए, 2 लॉ रिप्लेस किए। इससे पहले कौन से थे भाई, कंपनी बीमार होती थी तो सीका में जाती थी, दैट इज सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। बैंकों का पैसा डूबता था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा डूबता था, तो रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 में जाते थे। फिर उनको एक नया शगुफा दे दिया था कि तुम्हारी एनपीएस हो तो तुम उनको डेट सिक्योरिटाइजेशन में चले जाओ, तो सरफाइजी एक्ट लेके आ गए थे 2002 में। कंपनीज एक्ट 2013 अपना बोलता ही था, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट अपना बोलता ही था, पार्टनरशिप एक्ट अपना बोलता ही था। तो ऐसे 11 एक्ट थे जो इंसॉल्वेंसी के बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोला करते थे, उन सबको क्या कर दिया गया है, अमेंड। दैट इज द ओवरऑल सिनेरियो विद विच दिस पर्टिकुलर एक्ट केम। ये एक सीन है जिसके कारण ये एक्ट यहां पर आया है। अब किसी भी एक्ट को अगर आप लेकर के आए हो तो उस एक्ट को लाने के बाद एक बात ध्यान रखिएगा साहब, कि वो एक्ट जो आया है तो उसका कोई ना कोई मैकेनिज्म होता होगा, कोई ना कोई इकोसिस्टम होता होगा, कोई ना कोई तरीका होता होगा कि ये एक्ट किन पिलर्स पे खड़ा है। तो मालिक, ये एक्ट जो है, दिस एक्ट इज देयर ऑन 5 पिलर्स, 5 खंभों पे खड़ा है ये पर्टिकुलर एक्ट। या कहूं कि छत तो एक है, पिलर 4 है। छत एक कौन, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, और उसके 4 पिलर्स क्या है समझते हैं। सबसे पहले आया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबी। ये बोर्ड क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा जी। देखो ऐसा है कि यार ये इंसॉल्वेंसी को अब तक कोर्ट के चक्कर खाने पड़ते थे, और कोर्ट में तारीख पे तारीख, और एक कोई टाइम बाउंड मैनर नहीं था जिसमें इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। और कोई रेगुलेट करने वाला भी नहीं था, हर एक्ट अपनी तरफ से अपने प्रोविजन दे देता था, तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी जो इस इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर को मॉनिटर कर सके। सालों साल इंसॉल्वेंसी के केस चलते रहते थे, बैंक के परेशान होती रहती थी। तो टाइम बाउंड मैनर वाला जो एक ऑब्जेक्टिव अपन ने लिया है, वो टाइम बाउंड मैनर में तो तभी खत्म हो सकता है जब एक बड़ी सी अथॉरिटी आ जाए, और जो अथॉरिटी आकर के चीज़ों को संभाले तो ही हो सकता है, अदरवाइज तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इंसॉल्वेंसी को टाइम बाउंड मैनर में पूरा कर पाओ। और ये अथॉरिटी बेचारी अकेली क्या करेगी, इस अथॉरिटी को भी काम करने के लिए अपने साथ लोग चाहिए। एक अथॉरिटी अकेला कैसे काम करेगी, तो इसके लिए इस अथॉरिटी को बनाया गया, उस अथॉरिटी के साथ उसके असिस्ट फंक्शंस को बनाया गया, और एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया जिसके अंदर ये इंसॉल्वेंसी कोड जीवित रह सके। तो फॉर दैट व्हाट डन, द बोर्ड, एक बोर्ड बनाया गया। उस बोर्ड का काम क्या है, इट विल रजिस्टर एंड रेगुलेट द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, insolvency professionals and the information utilities, and processes the power of renewing, withdrawing, cancelling the registration. It promotes the transparency and best practices with respect to insolvency resolution and liquidation. Now,
एक ओवरसी करने के लिए रेगुलेटर चाहिए था, इसलिए इस पर्टिकुलर अथॉरिटी को बनाया गया। और ये अथॉरिटी एक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और क्वासी जुडिशियल फंक्शन जो है परफॉर्म करने के लिए बनाई गई। नाउ इंपॉर्टेंट इज, मैंने अभी बहुत सारे नाम ले दिए, अभी आपको समझ में नहीं आएगा मैंने ये सब क्या बोला, लेकिन समझना तो ऐसे ही पड़ेगा। बहुत सिंपल है यार। एक बोर्ड बनाओ, वो बोर्ड क्या करेगा, सब वो बोर्ड रेगुलेट करेगा। सेबी क्या करता है, सेबी रेगुलेट करता है। किन को रेगुलेट करता है? जो कंपनियां लिस्टिंग कर रही हैं उनको, जो ब्रोकर हैं उनको, जो सब ब्रोकर हैं उनको। मतलब सेबी खुद तो कुछ नहीं कर रही ना, सेबी के ब्रोकर हैं, सब ब्रोकर हैं, मर्चेंट बैंकर हैं, देयर आर सेवरल एजेंसीज थ्रू विच सेबी works, regulates. Like this, insolvency proceedings is also required to be regulated by an agency, by an entity, जिसको हमने बोल दिया IBB। ये इंश्योरेंस बोर्ड क्या करेगा? सबसे पहले इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को लाइसेंस देगा। अब ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी कौन होंगी? ऐसी प्रोफेशनल एजेंसीज जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जनरेट करेंगी। अब सभी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स क्या होंगे? ऐसे प्रोफेशनल्स जो इस इंसॉल्वेंसी कोड की चीज़ों को समझेंगे और जो इंसॉल्वेंट हो रहा है उसको समझाएंगे और उसको फैसिलिटेट करेंगे। यार आपको पब्लिक इशू लेके आना है तो आपको मर्चेंट बैंकर के पास जाना पड़ता है कि नहीं, ये बताओ। बिना मर्चेंट बैंकर के क्या पब्लिक इशू ला सकते हो? नहीं। तो वैसे ही बिना इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के आप इंसॉल्वेंसी नहीं कर सकते, मतलब प्रोसीडिंग्स पूरी नहीं कर सकते। वेरी सिंपल। रेगुलेट कर रहा है कौन? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट कैसे करेगा? बोले सब हमने नियम कायदे कानून बना दिए, तो इन नियम कायदे कानूनों का पालन कौन करेगा? बोले हर आदमी करेगा जो इंसॉल्वेंसी में होगा। तो उसको कौन करवाएगा, उसको कौन समझाएगा कि कौन से नियम कायदे कानून है? बोले साहब उसके लिए प्रोफेशनल पैदा करो। तो हमने कहा लो साहब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल पैदा कर देते हैं, तो क्या इसके लिए एक अलग कोर्स बनाए? बोले इसके लिए अलग कोर्स बनाने की ज़रूरत नहीं, पहले से जो कोर्स चल रहे हैं उन्हीं के मेंबर्स को ढूंढो एलिजिबल, उनको बनाओ। तो अपने ICWI, ICAI और ICSI ये तीनों तो सबसे पहले पहुंच गए, और ये तीनों आज रजिस्टर्ड है एज व्हाट? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज के तौर पे। और हम सब रजिस्टर्ड हैं उनके मेंबर, और हम सब मेंबर क्या हो गए अब? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। क्या बात कर रहे हो सर? तो आप GST से ध्यान हटाओ तो इधर आपका ध्यान जाएगा। यू आर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ईयर, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। आप जाइए अपने आप को रजिस्टर करवाइए इंस्टीट्यूट में एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। सो IBB का काम क्या है? रजिस्टर करना, रेगुलेट करना। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी लाइक ICAI, ICSI रजिस्टर करना और रेगुलेट करना इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को जो ICAI और ICSI के मेंबर्स हैं। एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, अभी बताता हूं इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज क्या है। एंड प्रोसेसेस द पावर ऑफ रिन्यूइंग, विड्रॉइंग, कैंसिलिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन। ये काम भी किसका है? IBB का है। ट्रांसपेरेंसी की प्रैक्टिस आएगी, कॉशी जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं एंड ऑल, ये सब मिला के क्या बनता है? IBB। IBB इज नथिंग बट अ बोर्ड विच इज अल्टीमेटली रेगुलेटिंग दिस पर्टिकुलर एक्ट। हु इज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज? Insolvency professional agencies are those agencies which are registered with the IBB ये एनरोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को। ICAI हैज़ रजिस्टर्ड वन ऑफ इट्स एंटिटी एज IPA। ICAI ने अपने अंदर एक एंटिटी इनकॉर्पोरेट की है और उसको किससे रजिस्टर करवा दिया है? IPS से एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। फाइन। देन कम्स इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। ये कौन होते हैं? ये मेंबर होते हैं जो रजिस्टर होते हैं IPA के साथ, दैट इज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज के साथ रजिस्टर होने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। ये एक्ट करते हैं एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल
और ये मैनेज करते हैं इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस और लिक्विडेशन प्रोसेस को, और ये एक्ट करते हैं एज अ लिक्विडेटर ड्यूरिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस। बताइए सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का है। एक तो दादाजी हैं आईबीबी, एक पिताजी हैं आईसीएआई, और एक हम हैं बेटे जिनको पूरा काम करना, दुकान हमारे भरोसे चल रही। बताइए आईबीबी रेगुलेट करेंगे किसको? आईसीएआई को, और हमें भी। आईसीआई रेगुलेट करेगी किसको? हमें। और हम रेगुलेट करेंगे किसको? उस पूरी प्रोसीडिंग्स को जिसका नाम क्या है? इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। सक्सेसफुल हो गई तो साला सॉल्वेंट हो जाएगा, अनसक्सेसफुल हुई तो बैंकरप्ट हो जाएगा। जो भी होगा खत्म तो करें। लेट्स डू इट। देन हु इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, यानी मैं और आप बनने वाले हो, मैं हो जाऊंगा। तो मेंबर जो रजिस्टर्ड है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज के साथ, वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की तरह काम करेंगे। और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या करेंगे? दे विल मैनेज द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस एंड लिक्विडेशन प्रोसेस, एंड दे विल एक्ट एज अ व्हाट? लिक्विडेटर। आईबीबी क्या करेगा? आईबीबी का काम कुछ भी नहीं है, रजिस्टर करना, रेगुलेट करना। किन को? आईपीएस को, आईपीस को, आईयूज को। ओके, व्हाट आईपीए डज? आईपीए का कोई काम नहीं है। आईपीए का काम रेगुलेट करना है अपने मेंबर्स को जो कहलाएंगे आईपीस। आईपीस क्या करेंगे? अरे आईपीस तो मेन मुख्य कार्य करता है। आईपीस क्या करेंगे? आईपीस आईपीआर चलाएंगे। इंसॉल्वेंसी जो आईपीस हैं वो क्या चलाएंगे? आईआरपी चलाएंगे। दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। सक्सेस हो गई, सॉल्वेंट हो जाएगी। अनसक्सेसफुल हुई तो यही आईपी उसका लिक्विडेशन भी करवा देंगे। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज क्या होती है? देखिए ऐसा है कि जो भी बैंक्स हैं, लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, क्रेडिटर्स हैं, जिन्होंने अपने डेटर्स को पैसा दे रखा है, क्यों ना एक काम किया जाए कि उन सबको जिन जिन लोगों ने लोन दिया है वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर डेटाबेस में जमा कर दें कि भाई हम सब ने इस बंदे को लोन दिया है, ताकि हम डेटर के ऊपर बेस न रहे। मान लो किसी डेटर के अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू हुई, अब हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए कि उसको बताना पड़ेगा कि उसने कितने लोगों से पैसे ले रखे हैं, और जो कॉर्पोरेट डेटर है या डेटर है जिसकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है, हम उसकी इन्फॉर्मेशन पे रिलाई कर रहे हैं कि उसको कितने लोगों को पैसे देने। तो अब उस इन्फॉर्मेशन को ऑथेंटिक कैसे माने? कोई एक ऐसी संस्था हो जो सारे क्रेडिटर्स ने जो लोन दिए उनको ऑथेंटिक वे में अपने पास जमा रखे। मैंने आपका अकाउंट खोला, भाई असीम त्रिवेदी तुमने कितने लोगों से पैसे जमा ले रखा है, तो मेरा अगर वहाँ पे डेटाबेस है, उस डेटाबेस को क्लिक करते ही पता चल जाएगा कि मैंने इतने लोगों से पैसे ले रखा है। तो ऐसा एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाया जाए जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे क्रेडिटर्स से, उनको कोलेट करे, ऑथेंटिकेट करे, और फिर जिस जिस को चाहिए उसको डिसेमिनेट कर दे। अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को मेरे बारे में जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से पूछो। क्रेडिटर को मेरे बारे में जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से पूछो। किसी को भी मेरे बारे में जानकारी चाहिए, आप इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से पूछ लो। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी मतलब एक कंट्रोल्ड डेटाबेस जिसमें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द डेटर्स मिल जाए। एक डेटर जो इंसॉल्वेंट हो रहा है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक रूप से पढ़ भी रहे, तो कोई भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, कोई भी इंसॉल्वेंसी अथॉरिटी है, जिसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, जिसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको यूटिलिटी से इंफॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि वो यूटिलिटी से मिली हुई इंफॉर्मेशन बहुत ऑथेंटिक होगी। और ये यूटिलिटी जो है वो आईबीबी के अंडर में रजिस्टर्ड होगी। ऐसा नहीं कि ये कोई भी साइट है जहाँ पे ये सारी चीज़ें, नो, इट इज़ इन आईबीबी। आईबीबी के पास रजिस्टर होना पड़ेगा सेक्शन 210 में, तब जाकर आप इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी बन पाओगे। एंड दैट इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी विल बी यूटिलिटी फॉर ऑल द प्रोफेशनल। देखो कार्यकर्ता तो मेन एक ही है, दैट इज हु? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल चार्टर अकाउंटेंट भी हैं, कंपनी सेक्रेटरी भी हैं, CWS भी हैं, वकील भी हैं। दे ऑल विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। देन कम्स द लास्ट वन,
एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब भैया निर्णय कौन करेगा कि ये बैंकरप्ट है कि नहीं है। भैया आपने बंदा इंसॉल्वेंट हुआ, आपने इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसीजर लगाया, प्रोसीजर लगाने के बाद सामने वाले ने इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन दिया, वो रिजोल्यूशन एक्सेप्ट हो गया और ये डिसाइड हो गया कि भैया इसका कुछ भी नहीं हो सकता, ये तो इंसॉल्वेंसी जो रिजोल्यूशन था वो रिजेक्ट हो गया और हो गया भैया अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो ऑर्डर पास कर दो। ऑर्डर पास कर दो, किसका वाइंडिंग अप चालू करें? तो ऑर्डर पास करने वाला कौन? तो सर ऑर्डर पास करने वाला डिपेंड करेगा कि आप कौन। अगर आप एलएलपी हो, अगर आप कंपनी हो, तो आपके लिए दो माई बाप है। एक है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के डिसीजन से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप जाइए एनसीएलएटी पे, दैट इज कॉल्ड नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। और अगर आप इंडिविजुअल और कंपनी नहीं हो तो आपको जाना पड़ेगा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में, और वहीं पे आपको डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से अगर आप इंडिविजुअल खुश नहीं हो तो आप जाओ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, वहाँ पे भी एक अपीलेट अथॉरिटी है, दैट इज कॉल्ड डेट रिकवरी अपीलेट अथॉरिटी, DRAT। तो कंपनी के लिए दो हैं, दो क्या है तो एक ही, दैट इज एनसीएलटी। उसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील कहाँ लगा सकते हैं? एनसीएलएटी में। इंडिविजुअल्स के लिए कहाँ है? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। अगर वहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो आप जाओ DRAT में। यानी अब अगर अपन इस चार्ट को देखें तो यहां से पता चलता है कि भाई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है। कॉरपोरेट पर्सन्स हैं, कंपनी है, एलएलपी है, उनके लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है। और अगर वो वहां से भी संतुष्ट ना हो तो मान लो कॉर्पोरेट पर्सन है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, तो हम नेशनल कंपनी अपीलेट लॉ ट्रिब्यूनल में गए, एनसीएलएटी में, वहाँ भी सेटिस्फाई नहीं हुए तो देन यू हैव टू गो टू सुप्रीम कोर्ट। इसी तरीके से इंडिविजुअल्स अगर हैं और वो इंडिविजुअल और पार्टनर्स हैं, वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में गए और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में सेटिस्फाई नहीं हुए तो डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल में गए, और अगर वहाँ भी सेटिस्फाई नहीं हुए तो वो कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखने लायक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बताई है, आपके नोट्स में देखिए आपको एक लाइन लिखी हुई मिलेगी वहाँ पे कि जब एनसीएलटी या एनसीएलएटी या डीआरटी या डीआरएटी अपनी प्रोसीजर चला रहे होंगे, कोई भी कोर्ट, कोई भी ट्रिब्यूनल किसी भी प्रकार का इंजंक्शन नहीं दे सकता है, स्टे नहीं दे सकता है। आपको याद है हमने जो ऑब्जेक्टिव लिया था इसका, वो लिया था टाइम बाउंड मैनर में इसको पूरा करना है, और टाइम बाउंड मैनर करने में जितनी हर्डल्स थी उन सबको दूर कर दिया गया है, क्योंकि बार बार बंदा स्टे ले आता था और फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती थी। इसलिए जब एनसीएलटी या डीआरटी काम कर रहे हैं तो कोई इंजंक्शन कोई भी कोर्ट ग्रांट नहीं करेगा। एक बार उनको फैसला कर लेने दो, उसके बाद आपको अपील करनी है तो आप कहाँ जाइए? सुप्रीम कोर्ट में। तो सारी चीजें हटा दी। कितनी चीजें हटा दी? सीधे सुप्रीम कोर्ट है। देखिए आप, मतलब ये जुडिशियल अथॉरिटीज जो हैं वो कितनी पावरफुल हैं कि उन्होंने ये अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म, दिस कॉल्ड ADR, अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म, क्यों बनाई जाती हैं ये अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड ट्रिब्यूनल? इसलिए बनाई जाती है क्योंकि यहाँ पे जानकार लोग बैठे होते हैं, वो फटाफट फैसले दे देते हैं, उसके बाद अगर कुछ होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाओ, बाकी सब बीच की चीज़ें हटा दो। सो इसलिए ये पर्टिकुलर मैकेनिज्म लाया गया। तो दोस्तों, हम जो बात कर रहे थे तो वो कुछ इस तरीके से कर रहे थे कि सबसे पहले है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके पास रजिस्टर होते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, उनके अंडर में रजिस्टर्ड होते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, और जो भी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हैं वो कहाँ आते हैं? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के नीचे। व्हाट दीज आर रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, अभी अपन बात करेंगे। और उधर होती हैं इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को सपोर्ट करती हैं।
और इन सब का जो रिजल्ट आता है, वॉट एवर रिजल्ट कम्स फ्रॉम हियर, इन सब से जो रिजल्ट आता है, अब वो रिजल्ट क्या होगा, वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा कि साहब डिसाइड कीजिए कि करना क्या है, और फिर ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ जो हैं वो अपना काम करेंगी, और दैट इज़ द होल प्रोसेस। तो दोस्तों, हम लोगों को अब जब अपना मॉड्यूल उठा के देखेंगे इंस्टीट्यूट का, तो आपको पता चलेगा कि आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अंदर ICAI ने जो ओवरव्यू लेने का कहा है, ओवरव्यू बोला है, माइंड इट वेरी केयरफुली, ओवरव्यू ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो उस ओवरव्यू का सबसे पहला ओवरव्यू हमने अभी इस लेक्चर में क्या देखा कि सबसे पहली बात कि इंसॉल्वेंसी, जस्ट मिनट, सबसे पहले हमने देखा कि यार इंसॉल्वेंसी क्या होती है, व्हाट वी मीन बाय इंसॉल्वेंसी। तो हमने कहा यार ये तो एक स्टेज है। फिर हमने देखा बैंक्रप्सी क्या होती है। बैंक्रप्सी को हमने देखा कि इट्स अ लीगल डिक्लेरेशन, और इससे नॉर्मल आदमी जो होता है, पर्सन जो होता है, वो तो हो जाता है बैंक्रप्ट, और कंपनी में ट्रिगर हो जाता है वाइंडिंग अप, या हम जिसको कहते हैं लिक्विडेशन। वाइंडिंग अप रिजल्ट करता है लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में, और उसके बाद होता है क्या, डिसोल्यूशन। और ये वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन कौन ऑर्डर करेगा, कॉर्पोरेट पर्संस के केस में ये, और पर्संस के केस में ये। दैट इज द ओवरऑल इकोसिस्टम विद इन विच दिस पर्टिकुलर एक्ट वर्क्स। तो दोस्तों, सबसे पहले देखा ऑब्जेक्ट क्या है, फिर देखा एप्लीकेबिलिटी क्या है, फिर देखा इसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे, इसके बाद हमने देखा इकोसिस्टम। मैं आपको कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, क्योंकि लॉ में कोई रोल मॉडल नहीं होते। मैं आपको विजय माल्या साहब की या किसी की भी एग्जाम्पल देके इस एक्ट को समझाने वाला नहीं हूं। इट्स नॉट एन एंटरटेनमेंट। सीरियस बात है, बेचारा आदमी बैंकरप्ट हो रहा है, इसको समझना है तो किसी भी एग्जाम्पल को ले सकते हो। आप और मैं भी एक एग्जाम्पल बन सकते हैं ना। इसके लिए कोई रोल मॉडल होना जरूरी थोड़ी है इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए। इट्स वेरी सिंपल। तो थोड़ा सा सीरियस नोट पे हम इसको समझ रहे हैं, क्योंकि ये वैसे भी किसी के उजड़ने की दास्तान है। तो दिस इज नोन एज व्हाट, IBB इंट्रोडक्शन, माय फर्स्ट लेक्चर। We'll meet in second lecture. Thank you.